आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में। हमारी पहली क्लास है। पिछली क्लास में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था, ओवरऑल सा जो भी उसके टॉपिक हैं। आज हम उनको डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक प्राकृतिक एवं समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय पद्धति है। संस्कृत मूल का यह शब्द जो आयुर्वेद है, ये संस्कृत का मूल शब्द है। ये दो धातुओं के संयोग से बिना दो धातुओं के संयोग से मिलन से बना है। उसका संधि विच्छेद करते हैं हम। आयु प्लस वेद। आयु अर्थात लंबी उम्र बोलते हैं, जिसको जीवन बोलते हैं, सांस बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। वेद हो गया हमारा विज्ञान। अब इसकी परिभाषा होगी, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। ये हमारी परिभाषा होगी इसकी, आयुर्वेद की। अब जानते हैं आयुर्वेद का इतिहास। जैसे हमने भगवत गीता में देखा हो, किसी ने पढ़ा हो, तो उसमें भी ऐसे ही आता है कि ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये धीरे धीरे लुप्त हो गया था। आज मैं फिर से तुम्हें सुना रहा हूँ, कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें है। तो हम देखते हैं चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता के अनुसार अगर देखा जाए, तो जो चरक संहिता पुस्तक हमारा जो ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये ज्ञान शुरू में ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने ये दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति से फिर ये अश्विनों कुमार के पास आया। अश्विनों कुमार के पास से फिर ये इंद्र जी के पास आया, जो इंद्र देव जी थे। उन्होंने ये फिर भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ऋषि से फिर ये आत्रेय पुनर्वसु के पास आया। उससे फिर ये उनके 6 शिष्य हुए, अग्निवेश, भेल, जूतकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। इनके ये 6 शिष्य हुए। शारपाणी जी ने जो ग्रंथ लिखा, उसको लगभग यूं का यूं सा चरक ऋषि ने लिख दिया, और वो चरक ऋषि के नाम से पब्लिश हो गया। यह तो है चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद हमारे तक कैसे आया। अब जानते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार ये हमारे पास कैसे आया। तो सुश्रुत जी संहिता में लिखा गया है कि शुरुआत में ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। वहां से फिर ये दक्ष प्रजापति को आया। दक्ष प्रजापति से ये अश्विनों कुमार के पास आया। अश्विनों कुमार ऋषि से जो फिर ये इंद्र ऋषि के पास आया। और यहाँ तक तो सबका सेम है दोनों का। इसके बाद ये चेंज हो गया, यहाँ भारद्वाज ऋषि का जिक्र है, तो यहाँ ये धन्वंतरी जी के पास आ गया। और धन्वंतरी जी के जो शिष्य थे, उनमें थे औपनेय, वैतरण और भ्र, ओष्कलावत, कर्णवीर्य और गोपुर रक्षित और सुश्रुत ऋषि। ये 6 ऋषि हुए। तो इन 6 ऋषि में से सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता को लिखा, जो बाद में हम तक आई। कि इनका इतिहास है कि आयुर्वेद के अनुसार इतिहास हमारे पास कैसे है। मुख्य जो है वो इन्हीं ऋषियों के बारे में पूछा जाता है, जो आयुर्वेद में पूछा जाता है, चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार। आयुर्वेद के मुख्य जो आचार्य हैं वो 3 माने जाते हैं। आचार्य चरक जी, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और जिसमें औषधियों के बारे में बहुत सारा लिखा है। औषधि प्रधान ग्रंथ है। इसमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया बहुत सारी चीजें। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो नीम से क्या फायदा है, गिलोय से क्या फायदा है, ठीक है, धनिये से क्या फायदा है, जीरे से क्या फायदा है, ये औषधि प्रधान है। छाल लेने से क्या फायदा होता है, पत्ते लेने से क्या फायदा होता है, दातुन किस चीज की करनी चाहिए, वो औषधि प्रधान ग्रंथ है, वो सब इसमें जिक्र किया गया। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत जी। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। इनके अपने ही नाम से पब्लिश है ये सारी पुस्तकें। सुश्रुत संहिता लिखी। सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इसमें सर्जरी के बारे में लिखा गया, कैसे सर्जरी की जाती। और आप बड़े बड़े जो भी पीजीआई होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उनमें देखेंगे तो आपको सुश्रुत ऋषि जी का स्टैचू लगा मिलेगा। क्योंकि बहुत कई हजारों साल पहले इन्होंने जो है बिना किसी चीर फाड़ के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया था। तो इनकी जो मोतियाबिंद पे ज्यादा पकड़ थी, वैसे तो और भी बहुत सारी चिकित्सा करते थे, पर मोतियाबिंद पे इनकी ज्यादा पकड़ थी। तो इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए, व्हाट इज द फादर ऑफ सर्जरी, तो उसमें आप आचार्य सुश्रुत लिखेंगे। फिर आते हैं आचार्य वाग्भट जी।
इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, दो ग्रंथ लिखे, जो एक का नाम है अष्टांग संग्रहम और एक का नाम है अष्टांग हृदयम। दो ग्रंथ लिखे इन्होंने, और ये भी औषधि प्रधान ग्रंथ है। उनमें चरक संहिता में और अष्टांग संग्रह और हृदय में बस इतना सा ही फर्क है, इन्होंने बहुत सरल भाषा में लिख दी, आम जनमानस की भाषा में, जिसको हम समझ सके। जैसे बंगाल के लोग हैं, तो इन्होंने उन लोगों के लिए बंगाली में लिख दी, जो बंगाली की भी जो मदर लैंग्वेज है जो लोकल लोगों की, उसमें लिख दिया ताकि वो अच्छे से समझ सके कि भाई ये तो हमारी भाषा, अपनी भाषा है, उसमें लिख दिया इन्होंने। और जो चरक संहिता लिखी गई थी वो थोड़ी सी संस्कृत में और भी टफ संस्कृत में लिखी गई, तो इसलिए ये लोग इसको कम थी, तो ये भी एक टाइम पे अपने पीक पे। पर जैसे जैसे कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, अब हमारे हम जैसे लोगों तक आते आते चरक संहिता वो हमें पढ़नी मुश्किल हो गई। तो जो वाग्भट ऋषि है उन्होंने देखा कि भाई ये लोगों को पढ़ने में मुश्किल आ रही है इसको, तो उन्होंने इसको और सरल कर करके और बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके लोगों, जैसे इन्होंने बताया कि लार का कितना महत्व है, जो हमारा सलाइवा होता है, तो जब भी पानी पिए ऐसे पानी पिए, वो सिंपल सी कॉन्सेप्ट था। और उस सिंपल से कॉन्सेप्ट से ही उन्होंने बता दिया कि इससे 13 तरह की बीमारियां खत्म हो सकती है आपकी, अगर पानी ही आप तरीके से पियेंगे तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गई। आपने राजीव दीक्षित जी की अगर कोई वीडियोस वगैरह देखी हो तो उसमें इन्हीं दोनों ग्रंथों का जिक्र मिलेगा आपको, अष्टांग संग्रहम का और अष्टांग हृदयम का। ये पॉपुलर ज्यादा हो गए। जैसे आप माने, एक रामायण जो लिखी थी वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और एक रामायण जो लिखी वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। और इनकी रामचरितमानस जो थी वो ज्यादा लोगों में चाहने वाली बनी। तो इसलिए वो इसीलिए भी नहीं क्योंकि इन्होंने अपनी मदर लैंग्वेज में लोगों को समझ में आने वाली इजी से इजी भाषा में लिख के उनको दे दिया। हालांकि उनके साथ भी बहुत विवाद हुआ था कि ये संस्कृत की है तो इसको संस्कृत में ही रखो, आ, संस्कृत से नीचे वाली भाषा में मत लेके आओ। कंसेप्ट तो बहुत सारे, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई, पर वो बहुत ज्यादा पब्लिश हुई, लोगों में चाहने वाली बनी, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे संस्कृत को, बहुत टफ थी, तो इसलिए पढ़ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक सबका ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी। आगे पढ़ते हैं, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद के दो उद्देश्य हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य, अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो रोगी के व्यक्ति के विकारों को दूर करना और दूर कर उन्हें फिर से स्वस्थ बनाना। ये दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। पहला, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो ठीक है वो ठीक ही रहे, बीमार ना रहे, इसलिए उसको रोगी ना बने, उसकी रक्षा करना, ये आयुर्वेद बताएगा। फिर दूसरा कि कोई व्यक्ति रोगी हो गया है तो उसका कारण ढूंढ के पहले उसके कारण को दूर करेंगे, वो व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर से ठीक हो गया तो फिर उस पर पहला उद्देश्य फिर से अप्लाई हो जाएगा कि आप ठीक हो गए, अब आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। ये आयुर्वेद के उद्देश्य है। ये इसका श्लोक भी है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। ये चरक संहिता का 30/26 श्लोक है। इसको आप याद करना चाहे कर सकते हैं, वैसे आप इतना ही गए, स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम आतुर्विकारस्य प्रशमनच। आगे हम पढ़ते हैं कि रोग क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है। तो चरक ऋषि के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये हमारे तीन दोष होते हैं। इनको आधार स्तंभ भी बोलते हैं, आप इनको याद रखना। तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों का सम मात्रा में होना ही आरोग्य, यानी कि बीमार ना होना है, स्वास्थ्य बोल सकते हैं। और इनमें विषमता ना, किनमें, वात, पित्त, कफ में, इनमें विषमता आना ही रोग है। अगर यह सम मात्रा में है तो आप स्वस्थ स्वस्थ हैं, और अगर इनमें विषमता आ गई तो आप रोगी हो गए। ये चरक ऋषि के अनुसार है। अब पढ़ते हैं सुश्रुत ऋषि के अनुसार। सुश्रुत ऋषि जी बोलते हैं, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ये सुश्रुत संहिता का 15/41 का श्लोक है। इसको आप याद कर लेना, और ये सुश्रुत संहिता 15/41 ये भी याद रखना इसके साथ के साथ। समदोष,
हमारे जो दोष दोष हमने पढ़े कौन से हैं, वात पित्त और कफ। ये दोष हमारे सम होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखो चरक ऋषि की जो परिभाषा थी वो यहाँ पे क्लियर होगी। पर इन्होंने तो आगे और भी बहुत कुछ बोल रखा है। इन्होंने तो बोल रखा है कि ये तीनों समान है तो आप रोग नहीं है आपको, अगर इनमें समानता नहीं है तो आप रोगी हो। और इन्होंने इससे आगे और बहुत कुछ बोल रखा है, वो पढ़ते हैं। सम दोष है, दोष आपके समान होने चाहिए। वात पित्त कफ तीनों सम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया या कम हो गया कोई, ये इक्वल रहने चाहिए आपके। फिर आता है सम अग्निश्च। जो हमारी अग्नियां होती हैं वो भी हमारे समान रहनी चाहिए। 13 प्रकार की अग्नि होती है, वो भी समान रहनी चाहिए। अगर उनमें से अगर आपको अप डाउन होगा किसी अग्नि में, कोई ज्यादा अग्नि बढ़ गई तो आपको भूख जल्दी लगेगी, आपका पित्त बढ़ा हुआ मिलेगा, इससे आपको स्किन डिजीज होंगी। या कम हो गया फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, वगैरह वगैरह। तो हमारी जो अग्नियां हैं वो भी सम रहनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि सम धातु। धातु होते हैं हमारी 7 धातुएं होती हैं, अगर उनमें भी कोई अप या डाउन होता है तो भी हमें बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आती हैं, रोग होने की संभावना होती है उसमें भी। तो हमारी जो धातु है सातों के सातों वो भी समान रहनी चाहिए। फिर आता है मल क्रिया। मल हमने पढ़ा था, जो शरीर को मलिन करते हैं उनको हम मल बोलते हैं। तो मल क्रिया मतलब ऐसा नहीं कि आपको आराम से फ्रेश हो रहे हैं तो ही ये मल क्रिया में काउंट होगा। आपका प्रॉपर पसीना भी आना चाहिए, आपके आंख से भी मल आ रहा है उसको भी, वो भी आपकी क्रिया समान रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं रुक रहा है, आप कोई फोड़ा फुंसी हो गया कान में उसकी वजह से, या आपके बाल है वो भी आपके मल में काउंट होते हैं। तो बालों की भी आपकी हेयर ग्रोथ ठीक रहनी चाहिए, वो भी सब ये मल क्रिया में आते हैं। नाखून है वो भी मल क्रिया में आते हैं। तो आपकी जो ये मल की क्रिया है ये भी आपकी सुचारू रूप से इक्वल चलती रहनी चाहिए। फिर बोलते हैं प्रसन्न आत्मा। आपकी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, आपकी इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए, और मन भी आपका खुश रहना चाहिए। अगर ये सारी समानताएं आपके अंदर हैं, इसको बोलते हैं स्वस्थ इति विधीयते। ये स्वस्थ की परिभाषा। अब सब अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, आप में से कौन स्वस्थ है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, हम में से स्टूडेंट में से नहीं, और भी अगर हम किसी को इसको समझाएं तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस परिभाषा पे खरा उतरेगा। तो सुश्रुत संहिता के जो 15/41 नंबर का श्लोक है उसमें ये दी गई है स्वास्थ्य की परिभाषा। ये आती है, इसमें कुछ भी स्किप करके आपको बता देंगे कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक। आप इसको सीक्वेंस में याद करके रखना जी। और हमारा जो आयुर्वेद है वो पूरा इसी परिभाषा पे घूमेगा। चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लेना, उसमें कहीं ना कहीं या तो दोष का जिक्र मिलेगा, या अग्नि का, या धातु का, या मल क्रिया का, आत्मा मन इंद्रिय जो हमने त्रिदंडवत पढ़ा था, सारा घूम फिर के इसी का है। इसको फिर से बता देता हूं मैं। जिसके सभी दोष सम मात्रा में हो, अग्नि धातु मल और उनकी सभी क्रियाएं भी सम हो, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ समझना चाहिए। फिर पढ़ते हैं जी अष्टांग आयुर्वेद क्या होता है। जैसे आपने अष्टांग योग पढ़ा था, योग के 8 अंग हैं पतंजलि योग दर्शन में, तो ऐसे ही इसमें है 8 क्रियाएं होती हैं, 8 चिकित्सा के रूप हैं जिनसे चिकित्सा की जाती है पूरे शरीर की। तो उन 8 क्रियाओं को, उन 8 अंगों को पढ़ेंगे हम। पहली होती है काय चिकित्सा। काय मतलब शरीर, शरीर के अंदर यहाँ अग्नि को दिया गया नाम काय का। तो अग्नि की चिकित्सा जो की थी, अब हमने परिभाषा में पढ़ा था ना, समाग्नि, समाग्निश्च। तो ये अग्नि की क्रियाएं की जाएंगी, यानी कि जठराग्नि से रिलेटेड, और जो हमारी भूताग्नि है और धातु अग्नि है, उनसे रिलेटेड जो चिकित्सा की जाएगी उसको काय चिकित्सा के नाम से जाना जाए। फिर होता है बाल रोग चिकित्सा। बाल रोग मतलब ये तो बच्चा बेबी है जो वो गर्भावस्था में होगा उसकी, या फिर आप वो बाहर अगर शिशु है छोटा बच्चा है उसकी। तो जो भी क्रिया इनसे संबंधित जो भी चिकित्साएं की जाएंगी वो बाल रोग चिकित्सा में आ जाएगी। इसको आप गायनोकोलॉजी से रिलेट कर सकते हो। फिर आती है भूत विद्या। भूत बोलते हैं मानसिक रोग को, इसको भूत विद्या बोलते हैं। और वैसे जनरली हम भूत बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसे समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो आयुर्वेद बोलता है कि भूत विद्या का मतलब मानसिक रोग है। कुछ है तो एक्चुअल में है, अगर नहीं है तो फिर आपका वो मानसिक रोग है, आप उसको भूत नहीं मानेंगे। कुछ प्रत्यक्ष है तो आपके सामने है, जो भी आपने देखा है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखा है तो फिर वो आपका मानसिक रोग है, इसको साइकाइट्रिस्ट से जोड़ सकते हैं आप। फिर आता है हमारा शल्य चिकित्सा, या शल्य तंत्र बोलते हैं इसको, शल्य तंत्र भी बोलते हैं। इसमें शल्य की चिकित्सा की जाती है।
फिर ये आ गया शालक्य तंत्र। शालक्य मतलब शला का संबंधित है। इसमें आप वो ENT जो डॉक्टर होते हैं उससे रिलेट कर सकते हो, आंख नाक आई ईयर नोज थ्रोट। तो आप ये इसमें शालक्य तंत्र में आएगा आपका ENT, आप लिख लेना अपने हिसाब से, नोट्स बनाए जब आप, यहाँ ENT भी लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए शालक्य क्या होता है। फिर आता अगध तंत्र। अगध तंत्र बोलते हैं विष चिकित्सा, किसी ने या तो अपनी इच्छा से सोची सुसाइड करने की, उसने विष ले लिया या कुछ ऐसा कोई जहरीला जीव उसको काट गया, या हमने कोई ऐसी पता नहीं था, ऐसा मान लो हमने दूध पी लिया उसमें भाई कोई ऐसा जीव गिर गया ऊपर से हमें पता नहीं चला, या जो भी है किसी भी फॉर्म में अगर बॉडी के अंदर विष चला गया है तो उसकी विष अगध तंत्र के अंतर्गत उसकी चिकित्सा की जाती है। फिर होता है जी रसायन तंत्र। रसायन मतलब हमारे धातु धातुओं की चिकित्सा है, इसको आप न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो रसायन तंत्र मतलब हमारी जो धातु है स्पेशली इसमें उन्हीं उन्हीं की चिकित्सा होगी। जैसे अगर आप इनमें समझें, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये क्रियाएं होती हैं जो हमारी सप्त धातु होती हैं, तो उनकी चिकित्सा की जाती है। फिर होता है वाजीकरण तंत्र। वाजी को आप ऐसे बोल सकते हैं, वाजी मतलब जैसे बांझ बोला जाता है जिस औरत को बच्चे नहीं होते, तो ये उससे रिलेटेड चिकित्सा की जाती है, इसको शुक्र संबंधी चिकित्सा बोलते हैं। जो आजकल बेबी टेस्ट ट्यूब और सैरोगेसी वगैरह चल रही है वो सब इसी के अंतर्गत होता है। ये नए नए नाम आ गए हैं आजकल। पर ये देखो आयुर्वेद में पहले से इन सब चीजों का जिक्र है। इसको वाजीकरण तंत्र बोलते हैं। जिसको बच्चे नहीं होते, वो जेंट्स में भी कमी हो सकती है और लेडीज में भी, तो उनकी शुक्र संबंधी जो चिकित्सा की जाती है वो वाजीकरण तंत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ तक सबका क्लियर है जी? यस सर। जी। फिर जानते हैं, देखो ये मैंने आपको बताया भी था, फादर ऑफ सर्जन जो बोला जाता है। शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो महर्षि सुश्रुत को जाना बोला जाता है। और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा आयुर्वेद कहाँ से आया, तो ये अथर्ववेद के अंतर्गत आया, उसको उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। और आयुर्वेद को जो देवता माना जाता है वो ऋषि धन्वंतरी को कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि क्यों माना जाता है, क्योंकि धन्वंतरी से आगे भी ऋषि हुए हैं। अब अगर इसको समझे हम, तो धन्वंतरी ऋषि तो यहाँ तक थे। अब हो सकता है इन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो यूं की यूं चलती 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 इन्होंने सुश्रुत ऋषि ने एज इट इज लिख दी हो, ऐसा पर कहीं पढ़ने में अभी आया नहीं है। तो वैसे माना जाता है कि धन्वंतरी ऋषि जो है वो आयुर्वेद के जनक, ठीक है, आयुर्वेद के देवता है। तो इनको आप तीनों को अच्छे से याद कर लेना। शल्य चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, वो महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। और आयुर्वेद के जो देवता माना जाता है वो ऋषि धन्वंतरी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको जो मेन मेन है मैंने वो चीजें लिखी हुई है इसमें सारी सारी। ये PDF आपको मिल जाएगी। फिर पढ़ते हैं जी पंचभूत क्या होते हैं और उसका आयुर्वेद से क्या संबंध होता है। कोई बताएगा पंच महाभूत क्या होते हैं हमारे? कोई भी जी बच्चा जी बताएं। पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी। कोई और बताएगा सीक्वेंस में? आकाश, वायु, हम्म। पृथ्वी, पृथ्वी अग्नि जल। सर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ। ठीक है जी। देखो मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आया। सुरभि जी बोल ठीक रहे थे, आपकी सीक्वेंस गड़बड़ आ गई। और ये जो योगेश जी थे पहले ही गलत बोल रहे थे, बाद में इन्होंने भी ठीक बोल दिया। मैंने कहीं पढ़ा था तो वहां बताया गया था कि सबसे पहले आकाश आया, आकाश के बाद फिर वायु तत्व आया, वायु के बाद अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व के बाद जल तत्व आया, और जल वो फिर पृथ्वी पर आया। ऐसे है। अब उस ये तो हमने सब जगह पढ़ते ही हैं, पर मैंने जो पढ़ा उसमें ये था, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा, कि उसमें ये लिखा गया था कि आप ये समझिए परिवर्तन तो संसार का नियम है ही, ये तो है। तो जो इतनी नदियां हैं वो चल रही हैं और जा जाके वो समुद्र में मिल रही हैं, गिर रही हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो समुद्र अपना विकराल रूप लेगा
और जब वो विकराल रूप लेगा तो सबसे पहले कौन सा तत्व लोस्ट होगा? जल। पृथ्वी। अरे जल कहाँ से होगा? जल तो फैलेगा। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी गई ना। पृथ्वी। हाँ ठीक है, तो पृथ्वी सबसे लास्ट में है और सबसे पहले गई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी गई, फिर रह गया जल। फिर क्या होगा? उसको अग्नि जो है सुखा देगी जल को, तो जल तत्व भी खत्म हो गया। फिर वो जाएगा वायु में मिल जाएगा जाके, अग्नि तत्व भी खत्म हो गया। फिर वायु उसको आकाश में चली जाएगी, तो आकाश तत्व रह गया। और फिर आकाश भी, आगे आकाश का भी कुछ ना कुछ तो होएगा ही। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही सीक्वेंस में ही आए थे ये और ऐसे ही वापस जाएंगे। अब वो लिखने वाले की उसकी सोच थी, जैसा भी उसने लिखा, उसकी जो क्षमता थी, उसने उस हिसाब से लिखा था। वो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको समझ में भी आ जाए शायद। और इसको सीक्वेंस में ही याद करना, आप आगे पीछे मत करना, क्योंकि शॉर्ट में सीक्वेंस। इसको शॉर्ट में इसको आवाज भी बोल सकते हैं। हाँ आपको आवा, समझना सर, आप कैसे भी आप इसकी ट्रिक बनाइए, वो आवाज आपके की ऊपर डिपेंड। हाँ आवाज का ए से हाँ आकाश, वी से वायु, ए से अग्नि, जे से जल और पी से पृथ्वी। ए बहुत जे अच्छा। पी। अब हम पढ़ते पंच महाभूत और आयुर्वेद का आपस में संबंध क्या है। आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूतों से ही शरीर व शरीर के मूल दोष, वात पित्त कफ और धातु, जो हमारी सात धातुएं थी, वह मल, जो भी हमारे मल हैं, वो क्रियाएं, उनकी उत्पत्ति हुई है। किनसे? पंच महाभूतों से। हम जहां भी पढ़ेंगे आपको पढ़ने में आएगा कि शरीर का जो हमारे पंच तत्वों का शरीर है, ये पुतला है, पांच तत्वों का ये पुतला है, ऐसा समझ में आएगा। तो हमारे शरीर की जो उत्पत्ति हुई है, हमारे शरीर की क्या, पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है वो पंच तत्वों से ही हुई है। उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, वो हर जगह जुड़ेगा। आप अपने शरीर में भी जोड़ेंगे तो आकाश मतलब खाली जगह को बोलते हैं। और वायु हम प्राण है जो हमारे अंदर चल रहा है, सांस, उसका हो गया। अग्नि हमारे अंदर जठराग्नि है। जल हमारे अंदर है ही, सलाइवा हो गया, आंखों से आंसू निकलना होगा, यूरिन हो गया, स्वेटिंग होगी, तो ये जल में आ जाएगा। और पृथ्वी बोलते हैं हम भारी चीज को, तो वो हमारा पूरा शरीर होगा। ऐसे ही आप किसी चीज को भी जोड़ सकते हैं। तो इनकी जो पंच महाभूत की जो प्रधानता है, आकाश महाभूत की जो प्रधानता है, वह आकाशीय द्रव्य है। वायु की है जो वायव्य है। ये सीक्वेंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी की सबकी सेम है, पर अग्नि की देखो यहाँ तेजस लिखी हुई है और यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से रखना संभाल के। आकाश महाभूत की जो प्रधानता है वो आकाशीय द्रव्य है। वायु महाभूत की जो प्रधानता है वो वायव्य द्रव्य है। अग्नि महाभूत की जो प्रधानता है वो तेजस, आप इसको नाम देख लेना, प्रायवाची है ये अग्नि का, इसको तेजस द्रव्य बोलते हैं। जल महाभूत की जो प्रधानता है वो आप्य है या जलीय है। और पृथ्वी महाभूत की जो प्रधानता है वो पार्थिव द्रव्य कहलाएगी। इसको ऐसे आ जाएगा, मैं एक बार क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ तो ये सेम एज इट इज लिखे हुए थे, दूसरी तरफ इनको आगे पीछे कर कर लिखा हुआ था और बोला गया था कि सही मिलान करो। तो आप इसको अग्नि और तेजस को समझ लेना कि ये क्या होते हैं, ये इसका पर्यायवाची। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर पढ़ते हैं जी पंच महाभूतों के गुण। गुण क्या होते हैं? आकाश जो होता है हमारा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो गए हमारे। अब आकाश को समझते हैं, आकाश क्या होता है। आकाश होता है जी मुलायम, हल्का, सूक्ष्म, समतल और शब्द। ये हो गया आकाश के गुण। आप देखें कुछ गुण इनके आपस में मिलते जुलते से मिलेंगे, पर कुछ गुण हैं जो अलग से मिलेंगे, उसको आप समझ लेना। वायु, वायु भी देखो इसमें भी हल्का है, आकाश में भी हल्का है। ये शीतल आ गया। ये रुक्ष आ गई, रुक्ष मतलब खुरदरा, खुरदरा, रुक्ष एक ही बात है ये। इसमें मान लो ये समझ सकते हैं आप रुक्ष से कि इसमें मॉइस्चर नहीं है। फिर खुरदरा आ गया। फिर सूक्ष्म है, देखो सूक्ष्म दोनों जगह है। और इसका स्पर्श आ गया। ये हमारे पंच महाभूत हो गए। और ये पंच महाभूत के जो है, ये शाब्दिक अर्थ बोले जाते हैं इनको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये इनके ये पांच प्राण हो गए, उपप्राण हो गए, ऐसे भी समझा जाता है इनको। तो आप इसको देख लेना। फिर आता है जी अग्नि। अग्नि को गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हल्का,
रुक्ष, चिपचिपा रहित, ये चिपचिपा रहित है, इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है, चिपचिपा रहित, और इसका रूप इसका वो हो गया। फिर देखते हैं जल। जल जो होता है हमारा तरल, शीत, यहाँ देखो गुरु आ गया, गुरु का मतलब होता है भारी। सूक्ष्म चल रहा था ना अब तक, ये सूक्ष्म आ गया, ये भी सूक्ष्म आ गया, ये भी सूक्ष्म आ गया, तो जल आया, तो जल मतलब भारी। स्निग्ध, मंद, सांद्र और रस। पृथ्वी, पृथ्वी का होता है भारी। गुरु और भारी एक ही चीज है, ये मैंने इसलिए अलग अलग लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। भारी हो गया, दृढ़ हो गया, सख्त हो गया, स्थूल हो गया, और ये चिपचिपा रहित हो गया, ठोस हो गया, और इसमें से गंध है। फिर पढ़ते हैं जी, शरीर में विद्यमान क्या क्या चीजें होती हैं। शरीर में विद्यमान हमारे 3 दोष होते हैं, सप्त धातुएं होती हैं, मल होते हैं, आदि भी पंच महाभूतों के मिश्रण से बने हैं। यानी कि मान लो इस शरीर का निर्माण किन से हुआ, तो 3 धातुओं से हमारी जो 3 दोष हैं, सप्त धातु है और मल है, पंच महाभूत, इन सभी के मिश्रण से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। फिर पढ़ते हैं त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है। ऐसे 3 तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है, ये आ गया ना, ऐसे 3 तत्व जो आधार स्तंभ है, तो वात पित्त कफ को आधार स्तंभ बोला जाता है। और आगे आप पढ़ेंगे जब, उसमें आएगा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, उनको उप स्तंभ बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे 3 तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं तथा अनुचित आहार विहार से दूषित होकर रोग पैदा कर देते हैं, यही त्रिदोष कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनको दोष क्यों कहा गया है, जबकि इन्हीं से तो शरीर बन रहा है, तो दोष तो नहीं होने चाहिए। पर यहाँ लिखा हुआ ना, अनुचित आहार विहार से ये दूषित हो जाते हैं, और दूषित होकर ये रोग पैदा कर देते हैं, तो इसीलिए इनको दोष भी कहा गया है। दो शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि सीमा से अधिक बढ़ने या घटने पर ये समय दूषित हो जाते हैं तथा धातुओं को भी दूषित कर देते हैं, मल की क्रियाएं भी दूषित हो जाती है, जिससे पूरा शरीर दूषित हो जाता है और व्यक्ति रोगी हो जाता है, इसलिए इनको दो शब्द में जोड़ा गया। मानव शरीर का निर्माण, किन चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है। मानव शरीर का निर्माण दोष, जो हमारे 3 दोष हैं, धातु जो हमारे 7 धातुएं हैं, मल है जो हमारे मुख्यतः 3 गिने जाते हैं, स्थूल, पोरिस और हमारा स्वेद। इन तीनों तत्वों के मेल से जो हुआ है उसको शरीर का निर्माण हुआ हमारा। इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का धारण या स्वस्थ रहना संभव है, इसलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है। कौन से 3 दोष? वात पित्त कफ। ठीक है, और हमारी परिभाषा जो हमने पढ़ी थी स्वास्थ्य की, सम दोष है। अब देखो अब तक हम वहीं घूम रहे हैं, इसलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है, और जब विषमता आ जाती है तब इनको दोष भी बोला जाता है। ठीक है, शरीर की भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी यही दोष ही करते हैं। जो भौतिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, और जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो भी हमारे दोषों पर ही डिपेंड होती हैं। और जो वैज्ञानिक क्रियाएं होती, जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं होती, वो सब की सब क्रियाएं इन्हीं दोषों पर ही निर्भर होती है। इन्हीं दोषों के प्रकोपित होने से अनेकों रोगों का जन्म होता है। फिर पढ़ते हैं हम त्रिदोष और उनका आश्रय स्थान। कौन से दोष कहाँ पर होते हैं ये पढ़ेंगे हम। तो पहला दोष हम पढ़ते हैं वात। वात जो होता है हमारा नाभि से नीचे का भाग होता है। इसको आप यही मत समझिए कि सिर्फ नाभि से नीचे ही होता है, ये डकार तो हमें ऊपर से भी आती है, और प्राणायाम करते वो भी तो वायु ही है हमारी, वो भी वात के अंदर ही आता है। पर मुख्यतः जो माना जाता है वो ये नाभि से नीचे का भाग माना जाता है शरीर में। और इसमें छोटी आंत भी आती है, बड़ी आंत भी आती है, कमर आती है, जंघा आती है, टांगे आती हैं, और सारी हड्डियां आती हैं। जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं उस जगह को वात का एरिया माना जाता है। कोई बता सकता है जी वात कहाँ पर पैदा कहाँ होता है, किसी ने एनाटॉमी पढ़ रखी हो तो? बकवास है। संतोषी जी आप पिछले बैच से हैं? सर लोअर बॉडी। जी सर। जी ठीक है, हाँ लोअर बॉडी तो है ही,
इनमें तो होता है, इनमें तो सर्कुलेट होता रहता है वात, पर कोई मुख्यतः बताएंगे बनता कहाँ पर है। जनरली आप लोग सर सभी खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत सा तो सबको पता होना चाहिए वात कहाँ पर बनता है। स्टमक। छोटी आंत में। स्टमक तो बहुत बड़ा हो गया, स्टमक तो पूरे ओवरऑल को, उसमें किडनियां भी होगी, हमारा लीवर भी हो गया, पेनक्रियाज भी होगी, छोटी बड़ी सर आंत होगी, आवाज duodenum, है। छोटी आंत में, छोटी आंत में। एसिड से बनता होगा। सर जॉइंट्स में। सर जॉइंट्स, हड्डियां। ज्वाइंट्स में तो हाँ वो खड़ा हो जाता है, ज्वाइंट्स में तो आके इकट्ठा हो जाता है, वहां पे स्पेस है ना, तो इसलिए वायु वहां पे, दूषित वायु वहां पे आके इकट्ठी हो जाती है, ये बनता छोटी बनती है। आंत में। जी रमेश जी, बनता छोटी आंत में। नहीं छोटी आंत में तो नहीं बनता है। अच्छा। छोटी आंत से जस्ट पहले ही एक पार्ट आता है जो सी टाइप अच्छा, नुमा होता है, जिसको राजमा ड्यूडेनम। बोलते हैं, ड्यूडेनम कि बोलते थे ड्यूडिनम, उसको। ड्यूडिनम जो राजमा शेप का होता है, तो ड्यूडिनम होता है जहाँ पे हमारी जठराग्नि काम करती है, हमारे पेनक्रियाटिक जूस जो है वो उसमें मिलते हैं, खाना पचता है, पचने के बाद उसमें से कुछ दूषित वायु बनती है, जिसको हम वात का रूप देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पित्त क्या होता है? पित्त जो हमारा वो नाभि से लेके और छाती तक के मध्य भाग का होता है। इसमें पिक्चर लगानी भूल गया, कल पिक्चर के साथ समझाऊंगा आपको मैं। छाती व नाभि के मध्य का जो भाग होता है उसको हम पित्त में काउंट करते हैं, और इसमें पसीना आता है हमारा, लसीका आती है, रक्त आता है, और पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान। देखो अब मूत्र संस्थान नीचे चला गया ना, पर वो पित्त आता है उसके अंदर ही, क्योंकि जब पित्त बढ़ जाता है तो कुछ भी हम औषधि ग्रहण करते हैं तो उस गर्मी को निकालने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, तो पसीने के थ्रू भी निकलता है और मूत्र संस्थान के भी थ्रू। वॉशरूम में आपको जलन सी होगी, अगर किसी को पित्त कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने कोई मेडिसिन या आपने किसी वैद्य से कोई भी औषधि ग्रहण की हो, तो उस जब वो शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को निकालते हैं तो यूरिन में जलन सी होती है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि आपको पित्त जो बढ़ा हुआ था वो अब आपका आहिस्ता आहिस्ता, वो बढ़ी हुई गर्मी जो है शरीर की, वो पित्त निकल रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा वात, जो हमारा नाभि से नीचे का भाग हो गया। फिर नाभि से लेके छाती तक का भाग होगा, भाग जो हमारा वो पित्त में आता है। और फिर जो कंठ कफ हो गया हमारा, वो अ, छाती से लेके या कंठ से लेके, कंठ से ऊपर का भाग जो हो गया उसमें सारा काउंट होता है। कंठ हो गया हमारा, सिर हो गया, गर्दन, छाती, संधियां जो हमारी हड्डियां हैं वो भी कफ में आती हैं। अब यहाँ आते हैं हड्डियों के जोड़ जो होते हैं, जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ती हैं, वो वात का स्थान होता है। जहां भी स्पेस मिलेगा ना, वहां दूषित वायु इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ बोला जाता है वो मिलती किसकी वजह से है, वो उसमें चिकनाई होती है। और जो दूषित वायु आती है वहां पे, तो कफ को बोलते हैं, कफ चिकना चिकना होता है ना, आप इसका गुण पढ़ेंगे जब आगे तब पता चलेगा आपको। तो जहाँ संधियां दोनों आपस में, हड्डियों का ज्वाइंट होता है, वहां पे फ्लूइड होता है, कार्टिलेज बोलते हैं उसको। और जब हम जैसे मान लो हम चलते हैं तो हमारे घुटने का जो बोलते हैं ना, आम भाषा में बोल लो, आप समझ सकते हैं, ग्रीस खत्म हो गया ऐसे बोलते हैं डॉक्टर घुटने का, तो ग्रीस खत्म नहीं होता, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो हमारा धीरे धीरे, अगर हम आयुर्वेद की भाषा से समझे इसको, तो जो कफ होता है, दूषित वायु आके वहां इकट्ठी होने लग जाती है, और वो कफ को कम कर देती है, और अपना वहां पे अपना राजपाट जमा कर लेती हैं। तो इसलिए फिर वहां पे चिकनाई खत्म हो जाती है। अब कोई सूखी चीज पहले चिकने के सहारे चल रही थी, अब उसमें चिकनापन है नहीं, तो फिर तो घर्षण होएगा और आवाजें भी आएंगी, फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें गैप आ गया। क्योंकि चिकनी चीज थी तब तक तो आसानी से वो मूवमेंट कर रही थी, अब उसके अंदर से वो चिकनापन खत्म हो गया, तो फिर वो सूखी अगर वो चलेगी तो चर चर कर कर की आवाज आ गई, फिर वो हड्डियां का आपस में घर्षण होता है, जिससे फिर वो गैप आ जाता है। कफ होता है उदर का ऊपरी भाग, ये उदर बोलते हैं, पेट को, जठर को बोलते हैं, उदर का ऊपरी भाग होगा। और शरीर की जो मेद धातु होते हैं, मेद बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको, चर्बी कह सकते हैं हम। तो शरीर की जो मेद धातु होती है, वो ये सब कफ के अंदर आते हैं। और आप यहाँ से समझ सकते हैं, जिन लोगों में एक्स्ट्रा फैट होता है यानी कि उनका कफ बढ़ा हुआ है, उनका आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा कि कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से आसन होते हैं, जिनसे आपको कफ कम हो सकता है। अभी आपका दूसरा चैप्टर भाग चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, जी कुंभक सर। बोलते हैं जिसको। अब कुंभक में भी आएगा आपको कि ये कफ को कम करता है। और तो षटकर्म आप, का अभ्यास बताया गया है हाँ, सर।
षटकर्म में भी आएगा, और भी अलग से आसन भी आएंगे प्राणायाम में, कुंभक में भी आएगा कि इनके अभ्यास से आपको कफ कम होता है। तो कफ कम हो गया तो यानी कि आदमी में शरीर में अपने आप मोटापा कम हो जाएगा। कफ बोलते हैं ना कपालभाति से कफ कम होता है, और ये भी बोलते हैं कि कपालभाति करो पतले हो जाओगे, मोटे नहीं रहोगे। तो असल में मोटापा कम नहीं होता, वो कफ कम होता है कपालभाति से। उसकी वजह से ये जो हमारी मेद धातु है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें षटक्रम भी काम आते हैं। आप यही मत समझिए कि अब अगर आप में से कोई योगा टीचर है तो कि भाई उससे योगा एक्स्ट्रा पावर योगा ही करानी जरूरी है उसको, तभी उसका वेट कम होगा, या उसको आपने और प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करना है। आप षटकर्म भी काम आते हैं उसमें, यहाँ से भी आप व्यक्ति को पतला कर सकते हैं, अपने आप को भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं त्रिदोष एवं रोग। वात पित्त कफ। वात से जो है 80 प्रकार के रोग होते हैं। अकेले वात के घटने से या बढ़ने से, दोनों को काउंट किया गया इसमें, अलग अलग तो नहीं दिया गया कम होने से इतने रोग होते हैं या बढ़ने से इतने, पर कुल मिला के वात अगर आपका बढ़ेगा, इम्बैलेंस होगा, तो उससे आपको 80 प्रकार के रोग होंगे, ये भी पूछा जाता है। और फिर आता है पित्त। पित्त से हमारे 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ जो होता है, कफ से हमें 20 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, और साइनस हो गया, ये वगैरह वगैरह, ये कुछ हैं, क्योंकि ये बहुत कम बीमारियां ना, तो ये कफ में आएंगी। पित्त में आएंगी, आपको पित्त से रिलेटेड आपको जलन होगी है, एसिडिटी बन गई है, और आपको स्किन डिजीज, तो सारी की सारी वो पित्त में आती है। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पित्ती उछलना, आपने किसी ने सुना हो तो। जी सर, सुना है। पित्ती उछलना तो वो पित्त के बढ़ने से ही होता है। जिसका पित्त, अभी आपने कहीं जैसे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह चल रही है कि वो बर्फ खा जाता है, वो बर्फ पे लेटता है, तो उस आदमी में पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए वो ठंडे की तरफ भागता है। आप इसके जब गुण पढ़ेंगे ना, लक्षण पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि पित्त जिसका बढ़ा हुआ आदमी एकदम से ये चाहेगा कि मेरे को बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए, बर्फ भी दे दो, उसमें चिल्ड वाटर में भी आइस क्यूब डाल के दे दो। और जैसे मान लो हम सामान्य जो व्यक्ति जाएगा कमरे में, अगर एसी चल रहा है तो वो आराम से बैठेगा, पर वो बैठेगा उसकी इच्छा ये रहेगी मैं बिल्कुल एसी के फ्रंट साइड बैठूं, ब्लोर मेरे सामने हो बिल्कुल, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत होती है। वात हो गया, वात से हमें 80 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बार बार डकारें आ रही हैं, बफ्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो वात में आएंगी। हम इसको आगे पढ़ लेंगे। फिर बोलते हैं त्रिदोष का और पंच महाभूत का आपस में क्या संबंध है। तो वात जो होता है वो हमारा आकाश और वायु, इनके दोनों के संयोग से बनता है। अब यहाँ भी आप ये मत समझिए, जैसे आपने इसमें देखा ना कि जो वात होता हमारा, वो इन्हीं इन्हीं एरिया में नहीं होता, होता तो पूरी बॉडी में है, पर मुख्यतः इन जगह पर होता है। ऐसे पित्त होता है। पित्त हमारा देखो इसमें लिखा गया ना, लसीका, पसीना। अब पसीना ये तो नहीं है कि हमारा छाती से नाभि के बीच ही आता है। बहुत सारे लोगों को जरा सी स्पाइसी सब्जी वब्जी खाने से उनको लिप के ऊपर, माथे में, आंखों से आंसू आना, नाक बहने लग जाती है, तो है तो वो पित्त के कारण ही। तो पसीना तो पूरी बॉडी में आता है, सिर खुजलाने लग जाते हैं, सिर में पसीना आ जाता है, किसी को, कोई ज्यादा गोरे लोग होते हैं तो उनका तो मुंह ही लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं। तो कारण तो ये सारे पूरी बॉडी में रहेंगे आपके, पर मुख्यतः इन जगहों पर रहेंगे। ऐसे ही ये होते हैं पंच महाभूत का जो बताया गया है त्रिदोष का संबंध। तो वात जो होता है वो आकाश और वायु के संबंध से मुख्यतः बनता है, पर ये नहीं है कि उसके अंदर अग्नि जल पृथ्वी है ही नहीं। हो सकता है कम मात्रा में हो, थोड़े हो, ये ज्यादा हो, पर इनका रोल भी जरूर होता है। ऐसे ही हमारा पित्त होता है, पित्त अग्नि के और जल के संबंध से बनता है, और जो कफ होता है हमारा, वो जल और पृथ्वी के संबंध से बनता है। आपने कफ में पढ़ेंगे ना, जब इसके गुण पढ़ेंगे, तो जल और पृथ्वी में आपने पढ़ा था ना, एक जगह गुरु लिखा था मैंने, एक जगह भारी लिखा था, और ये कफ भी गुरु का प्रधान होता है। अब पढ़ते हैं वात के बारे में। वात या वायु, ये दोनों ही संस्कृत के वा गति गंध न हो धातु से बने हैं, और जिसका अर्थ है इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात कहलाता है। वात के बिना दूसरे दोष, जो दोष बच गए दो, कौन से दोष बच गए दो? पित्त कफ। पित्त और कफ। वात के बिना जो पित्त और कफ है
वो दोनों पंगु हैं। पंगु बोलते हैं मतलब अपंग को बोल देते हैं, लंगड़ा कह सकते हैं आप इसको। तो मतलब वात ही है जो पित्त को भी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, और कफ को भी अगर वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो वो वात के जरिए ही होता है। अगर वात ना हो तो पित्त अपनी जगह पड़ा रहेगा और कफ अपनी जगह पड़ा रहेगा, वो आएंगे ही नहीं। जैसे मान लो हम किसी को ज्यादा कफ है तो वो स्पिट करता है, तो प्रेशर तो वात का ही लगता है उसमें। ये नाक को बाहर साफ करता है, तो प्रेशर तो उसमें वात का आया ना। तो वात के बगैर पित्त और कफ दोनों पंगु ही हैं, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य जगह पर पहुंचाता है। अन्यत्र मतलब अन्य जगह पर, दूसरी जगह पर पहुंचाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है वो वात का प्रकोपित होना ही है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, और बाकियों से देखो 40 हो रहे हैं, उससे नीचे फिर कब से पढ़ेंगे तो आप 20 हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मूल का मूल कारण जो है वो वात का प्रकोपित होना। प्रकोपित मतलब दूषित होना। यहाँ प्रकोपित को आप बड़े से नहीं मानेंगे, उसका दूषित होना मानेंगे। तो वात का दूषित होना ही मुख्यतः सभी रोगों को जन्म देना है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसकी सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है। जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर क्रियाएं होती हैं वो सब आपकी वात से ही होती है। अब वात का विशेष गुण क्या होता है, इसको योग वाहिता ही बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। योग वाहिता का अर्थ होता है, जिसका अर्थ है अन्य दोषों के संयोग से उनके दोषों को धारण करना। ठीक है जी। अन्य दोषों के संयोग से उनके दोषों को धारण करना। अन्य मतलब पित्त और कफ। अब वात की जिक्र हो रहा है, वात मान लो पित्त के साथ मिला तो पित्त का ग्रहण कर लिया, या कफ के साथ मिला कफ का ग्रहण कर लिया। आपने एक सॉन्ग है बहुत पुराना, आपने सुना हो तो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। सुना किसी ने? आप जी हाँ। सर। और वैसे भी हम पानी के पूछते हैं ना, पानी का गुण क्या होता है, कि वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, ऐसा बोला जाता है ना, कि उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्वाद खुद का कुछ नहीं होता। अब उसको में अब नमक मिला दिया तो नमकीन पानी हो गया, उसमें चीनी मिला दी तो मीठा पानी होगा, गुड़ मिला दिया तो गुड़ का पानी हो गया। जैसे आज के बोलते हैं जीरा वाटर, लेमन वाटर, ये वाटर वो वाटर। तो उसमें जो जो आप ऐड करते रहेंगे वो उसका गुण लेता रहेगा, और उसके संयोग से उसको धारण कर लेगा। उसी को ही योगवाहिता बोलते हैं। कि योगवाहिता सिर्फ वात के लिए है, पित्त और कफ के लिए नहीं है। इस प्रकार जब वात पित्त दोष के संयोग में आता है, उसके टच में आता है, तो उसमें दाह, दाह मतलब गर्मी, जलन, दाह, उष्णता आदि पित्त के गुण आ जाते हैं। और इसी प्रकार जब वात कफ दोष के संयोग में आता है तो उसमें शीतलता, क्लेदन, क्लेदन मतलब बोलते हैं गीलापन, ज्यादा चिपचिपा सा, आदि गुण आ जाते हैं। ये इसके वात के गुण होते हैं। आज मेरे हिसाब से इतना ही ठीक है, ज्यादा में आप पजल हो जाएंगे। कल मैं आपको फिर वात के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा कि वात, अभी तो युग शुरू ही हुआ है। कल मैं आपको वात पित्त और कफ तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा, क्या वो होता है, क्या उसके गुण होते हैं, और फिर क्या उसके कारण होते हैं बढ़ने के, प्रकोपित होने के, क्या उसके लक्षण होते हैं, और क्या फिर निवारण होता है। अगर बढ़ गया तो उसको कैसे ठीक करें, घट गया तो कैसे ठीक करें। अब यहाँ तो आपकी क्लास ओवर होती है, और आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सर इतिहास को एक बार समझा दीजिए सर। बिल्कुल जी, जरूर समझाएंगे।